और अब्दुल रहमान खेतरान के कुछ एलिगेशन से, कुछ इल्जाम थे जो उन्होंने कल जियो न्यूज को दिए कि इनाम जो है वो मेरी सीट और मेरी सरदारी के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है और सरदारी उसकी है और सीट एमपी की सीट पे आना चाहता है मेरी जगह पे। तो मैं अब्दुल रहमान साहब को बताता चलूं, जहां पे पहली पहली बात है सरदारी की, सरदारी आपकी ना आज थी ना कल है ना परसों, सरदारी है कौम की। मरी कौम, लूनी कौम और खतरान कौम, हमारे यहाँ पे तुमंदारी वाला निजाम है, कानून है जो 400-500 साल से चला आ रहा है, जिसमें सिलेक्शन नहीं होती, इलेक्शन होती है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं। सरदार जब तक जिंदा है अब्दुल रहमान, तब तक वो सरदार है। जब वो मरेगा, हम लोग 9 भाई, हम 9 भाइयों में से कौम किसी भी भाई को, पहले नंबर को भी, 8वें को भी, 5वें को भी, चौथे को भी, 7वें को, किसी को भी सरदार बना सकती है। ये कौम की मर्जी है, ये मेरी या सरदार अब्दुल रहमान की मर्जी नहीं है, ये हमारा कानून है। हाँ, कानून से हट के अगर आप जोर जबरदस्ती से बनाना चाहें, आप गधे को भी सरदार बना सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रही बात सियासत की, देखें सियासत के साथ मैं 2007 से मुंसलिक हूं। मैं बहुत छोटा था, मुझे शौक भी था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं सियासत करता भी है, लोगों की मैंने खिदमत भी की है। और जहां तक बात है खान मोहम्मद मरी की, खान मोहम्मद मरी की जहां तक हर बंदे के जबान पे एक ही सवाल है कि खान मोहम्मद मरी क्या ये मतलब ये मामला शुरू कहां से हुआ। तो ये मामला शुरू होता है, सरदार साहब ने मुझ पे 2 एफआईआर करवाई अब्दुल रहमान ने 2019 में, जिसका मुद्दई मेरा कजन था, गवाह उसका दूसरा मेरा सौतेला भाई सलाम शाह था, और उसमें गवाह खान मोहम्मद मरी को डाला गया कि आपने इनाम पे गवाही देनी है, जिसपे उसने एतराज किया और सरदार ने उसको पे प्रेशर डाला कि आपने गवाही देनी है। वहां से भाग गया और सरदार ने उसके बच्चों को यरगमाल बना लिया, उसकी पूरी फैमिली को, और उस पर जोर देता रहा कि आपने इसके खिलाफ गवाही देनी है। बट मैं हक और सच की बात करूंगा कि खान मोहम्मद ने कहा कि मैं ना आज तक उसको देखा है ना मैं उसको जानता हूं, मैं उस पर कैसे गवाही दूं, और बाप बेटे का मतलब मैं बीच में क्यों आऊं। इधर से मामले खराब हुए। उसके बाद खान मोहम्मद मरी का एक कसूर है कि उसके घर पे अगर बेटी ना होती, शायद हो सकता है कि आज उसके बच्चे उसके हवाले होते। उस टाइम उसकी बेटी 7 या 8 साल की गालिबन होगी। जिस तरह टाइम चलता गया उस तरह उसकी बेटी भी बड़ी होती गई, और जब वो बड़ी हुई तो सरदार अब्दुल रहमान को खूबसूरत लगने लगी, या जिस तरीके से भी उसकी हवस का शिकार जो भी उसने देखा उसको। और जब वो 14-15 साल की हुई तो इसने उसका रेप करना स्टार्ट कर दिया। यहां से असल मामला खराब होने यहाँ से स्टार्ट हुए। तो उसके बाद ये बात खान मोहम्मद को भी पता चली। खान मोहम्मद ने इस पर रजिस्ट किया, मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और सोशल पे गया, उस पर अपनी आवाज बुलंद की, चीखें मारी, चिल्लाया कि भाई मुझे मेरे बच्चे बाजियाब करा के दो, डीआईजी आईजी। हाँ, ये बात जरूर है कि वो किसी को दरखास्त नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि वो उसको अपने जान के लाले पड़े हुए थे, क्योंकि सरदार अब्दुल रहमान ने खान मोहम्मद मरी को जान से मार देने की धमकी दी हुई थी कि तुम मुझे जहां भी मिले मैं तुम्हें मार दूंगा। उस डर से वो आज तक छुपता फिर रहा है। इनफैक्ट मुझे पता है कि ये मामला होने के बाद, सिलसिला होने के बाद मेरी जान को भी खतरा है, पर मैं अपनी अल्लाह की जात से डरता हूँ, बंदे से मैं नहीं डरता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों तक हक और सच की आवाज पहुंच सके। मैं आज भी गरीब की आवाज बना हूं, कल भी बनूंगा और परसों भी इंशाल्लाह। मैं हक सच के लिए आज भी लड़ा हूं, मैं कल भी लड़ूंगा, चाहे मैं किस भी लेवल पे क्यों ना हूं। नौजवान हूं, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, ताकत दी है, मैं लड़ूंगा। मैं गरीब की आवाज बनूंगा, जहां पे जो भी जुल्म करेगा, जहां तक मेरी ताकत होगी मैं उससे बढ़ के उस पर आवाज भी उठाऊंगा, उनका मुकाबला भी करूंगा, जहां तक मेरी हिम्मत होगी। और रही बात इनकी ये जो अभी वीडियो बनने जा रही है, तो मेरा पैगाम है रबू सिंह को कि मेहरबानी करके पैसों से आगे भी सोचें। ठीक है, सरदार अब्दुल रहमान के पास बहुत पैसे है, अरब खरबपति है, सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीएनडब्ल्यू का मिनिस्टर है, कितनी कमीशनें या जो हिसाब किताब है, जहां से भी उसका पैसा आता है वो सारी दुनिया को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो कहीं पे ईमान को भी सामने ले आएगा। और आपकी पूरी मरी कौम है, ये बात कितना 10 लाख लोगे, 20 लोगे, 50 लोगे, कितने कितने तक चलाओगे, साल 2 साल 5 साल। यहाँ आपके कौमी लेवल का मसला है। आप अपनी कौम को देखो, मरी कौम को देखो। मरी हमारे भाई हैं, हमारे सीवानदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हम उनकी कल भी इज्जत करते थे, आज भी करेंगे, परसों भी करेंगे। बात यह है कि आप इंसाफ को देखो। ये पैसे कब्र में तो नहीं लेके जाओगे ना। कल को अगर तुम्हें हार्ट अटैक होता है, तुम मर जाते हो, तो इन पैसों को क्या करोगे। तो आप मेहरबानी करके ये बीच का मीडिएटर का, एक कमीशन एजेंट का किरदार ना अदा करो, हक और सच पे आओ। मैंने जितने मेरे पास शवाहिद, जितने सबूत थे, मैंने सारे के सारे खोल के सामने रख दिए। लाशें बरामद हो रही हैं, हाजीकोट से बरामद हो रही हैं, कोई हाजीकोट से दूर नहीं हो रही। मुझे तो मेरे घर में छोड़ा नहीं जाता। जब भी मैं अपनी किसी भी घर में आने की कोशिश करता हूं तो मुझे एफआईआर के मद में 7 तोपों की सलामी दी जाती है। अभी भी मेरे पर 2 फेक एफआईआर चल रही हैं, जो पे मुझे मेरी अदलिया पे पूरा भरोसा है, और उन्होंने मुझे जमानत दे दी, और इंशाल्लाह मैं बरी भी हो जाऊंगा। ये मुझे अपने अल्लाह पे और अपनी अदलिया पे पूरा पूरा भरोसा है। और जहां तक बात है जेआईटी की, वो उसके खिलाफ इंशाल्लाह मैं पिटीशन दायर करने लगा हूं। जो जेआईटी इन लोगों ने बनाई है, वो जेआईटी मेरे हिसाब से अगर जेआईटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। सरदार अब्दुल रहमान से पूछ लेते, घर के 4-5 नौकरों को वो मुंतखब करके वो कह देते ये जाके तफ्तीश करें, क्योंकि ये जो इस टाइम जेआईटी बनी हुई है वो टोटली इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सरदार अब्दुल रहमान।
चाहे उसमें डीसी है, चाहे उसमें डीआईजी है, चाहे उसमें आईजी है, या जो भी है, जो भी तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी फरियाद ये है कि जेआईटी जुडिशियल बनाई जाए, जुडिशियल इंक्वायरी हो, जुडिशियल जेआईटी बनाई जाए, ताकि उसमें साफ, शफाफ और मेरिट पे बात हो सके और हक पे बात हो सके। बहुत शुक्रिया भाई।